जय हिंद मित्रों, स्वागत है जीवन ज्योति एकेडमी में। मैं सहदेव सर इस वीडियो में भारतीय संविधान के स्रोत का भाग 2, इसके पहले मैंने एक वीडियो दे चुका है, ये दूसरा पार्ट है, बढ़िया से समझेंगे मित्रों। कहता है कि भारतीय संविधान जो हमारा निर्मित हुआ कब बना? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा बन के जो तैयार हो गया वो कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, और वो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब देखिए हमारा जो भारतीय संविधान जो बना है वह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक लिखित संविधान है। तो हमारा इतना बड़ा संविधान जो बना, वो उसके जो स्रोत हैं वो हमने कहां से प्राप्त किया? तो देखिए, सबसे अधिक स्रोत जो हमने लिया है, यानी भारतीय संविधान में जो सबसे अधिक स्रोत प्राप्त हुए हैं वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 से प्राप्त हुआ है। कहां से? भारतीय शासन अधिनियम 1935 में, उससे लिया गया है। ठीक है, भारत का जो मूल संविधान है, मूल संविधान मतलब जब संविधान बन करके तैयार हुआ, ठीक है, भारतीय संविधान जब बन करके तैयार हुआ इसको कहते हैं मूल संविधान। जब मूल संविधान मेरा बना उस टाइम में कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये मूल संविधान में। बाद में संशोधन करके हमारी अनुसूचियां जो है वो 8 से 12 किया गया। वर्तमान समय में जो अनुसूचियां हमारी है वह 12 है। ठीक है, हमें यह जानना है कि भारतीय संविधान की जो स्रोत है वह कहां से प्राप्त किए। मैंने इसको इसलिए बताया कि जब संविधान बना उस टाइम में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। सबसे बड़ा स्रोत जो लिए वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 से प्राप्त किए। ठीक है, यानी भारतीय संविधान में सबसे अधिक स्रोत जो मिला है, जो लिया गया है, वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। मूल अनुच्छेद हमारा जो है वो कितना है? 395 में से 250 अनुच्छेद जो है वह भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, अब बाकी ये हमारे आंतरिक स्रोत हुए जिससे हम संविधान में सम्मिलित किए हैं। बाहरी स्रोत जो दूसरे देशों से यानी विदेश के संविधान से लिए, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। इसके पहले की वीडियो में देखेंगे, वो 5 देशों का मैंने बता चुका है। इसमें छठा देश से जानते हैं जो हमारा है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सा स्रोत हमें प्राप्त हुआ? देखिए, समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में, समवर्ती सूची का प्रावधान है। किस अनुसूची में है? ये 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो हम किस देश के संविधान से लिए? तो वह ऑस्ट्रेलिया का संविधान, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वहां से प्राप्त किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, अब समझेंगे प्यारे मित्रों, मैं इसको एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा कि यह समवर्ती सूची क्या है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की शक्तियां हैं, 3 प्रकार की। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, ये 3 सूचियों में भारतीय संविधान जो कानून है उसके बंटवारे किए हैं, शक्तियों का विभाजन किया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के। ठीक है, तो समवर्ती सूची में क्या है, संघ सूची में क्या है और राज्य सूची में क्या है? कहता है संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, यानी कुछ ऐसे विभाग हैं जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, उसको संघ सूची कहते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं, ऐसे विभाग हैं जिस पर कानून
सिर्फ राज्य सरकार बनाती है, इसलिए उसको राज्य सूची कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे विभाग हैं जहां पे केंद्र सरकार का भी कानून बनता है और राज्य सरकार का भी कानून बनता है, दोनों बना सकते हैं। जैसे शिक्षा, एक उदाहरण के तौर पे मैं देता हूं, एजुकेशन, शिक्षा पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को है। तो इस तरह से जो हमारे विभाग हैं, कुल कितने हैं, 62 विषय इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सारे आते हैं समवर्ती सूची में। किसमें आते हैं? समवर्ती सूची में। ठीक है, कहता है प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को पूरा, इस हमारी प्रस्तावना है, तो ये प्रस्तावना की जो भाषा है वह किस देश के संविधान से लिया गया। प्रश्न आता है कि बताएं कि प्रस्तावना की भाषा जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिया गया है। ठीक है मित्रों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहता है केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्यों के बीच में संबंध और उसकी शक्तियों का जो विभाजन है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में जो स्रोत है यह कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्या लिया गया है? केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, ठीक है, तथा शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन मैंने अभी बताया कि कार्य क्षेत्र का विभाजन, जिसपे कानून बनाते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अभी मैंने बताया कि समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार से हमारी केंद्र एवं राज्यों के बीच में जो संबंध है और उसकी शक्तियों का जो बंटवारा है वह हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है मित्रों, कहता है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। यानी कि व्यापार, जैसे हम वस्तुओं का व्यापार करते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, इन सारी चीजों। वाणिज्य यानी बैंक से संबंधित जितनी सारी चीजें हैं, वाणिज्य, कॉमर्शियल जिसको कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमें, इनकी स्वतंत्रता यानी आपस में जो स्वतंत्रता है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिया गया है। ठीक है मित्रों, कहता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो सबसे पहले ये जानिए कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, ठीक है, वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है यहां से लिया गया है। ठीक है, अब समझते हैं कि यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है और कब बुलाता है? दो प्रश्न बनता है इसमें, साथ में समझते जाएं कि संसद के दोनों सदन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है। ठीक है, इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के आह्वान पर, यानी राष्ट्रपति उनको बुलाता है। यहां ये देखिए एक और प्रश्न बनता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के आह्वान पर राष्ट्रपति उनको बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति का काम है बुलाना, ठीक है, और वहां जो कार्यवाही होती है उसमें एक अध्यक्ष की जरूरत होती है। तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, वो इसकी कार्यवाही, संयुक्त बैठक की जो कार्यवाही होती है उसकी वह अध्यक्षता करता है। अब एक अगला प्रश्न इस प्रकार से आता है कि इस प्रकार की संयुक्त बैठक की जरूरत कब पड़ती है? तो दो स्थितियां होती है। एक क्या होता है, जब सरकार चुनी जाती है, नई सरकार, और जब पहली बैठक संसद में होना होता है, उस टाइम में दोनों सदनों को एक साथ बैठाया जाता है, यानी दोनों सदनों को
की संयुक्त बैठक होती है वो राष्ट्रपति के बुलावे पे, ठीक है। और अध्यक्षता मैंने कहा कि वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, पहला स्थिति। दूसरी संयुक्त बैठक राष्ट्रपति कब करता है? जब दोनों सदनों में किसी विषय वस्तु, किसी कानून पर लेकर के मतभेद हो, यानी दोनों सदनों में सामंजस्य नहीं हो रहा हो, विरोध हो रहा हो, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति के आह्वान पे दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ठीक है मित्रों। बिल्कुल बढ़िया से इसको समझ लें। और फिर वहां पे तर्क वितर्क होती है, वो पॉलिटी में आगे इसको देखेंगे, मेरे अगले वीडियो में इसको बढ़िया से समझेंगे। तो ये समझिए कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, जो हमारे संविधान में वर्णित है, वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है। कहां का संविधान? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने अपने भारत के संविधान में उसको सम्मिलित किए हैं। अगला देखेंगे प्यारे मित्रों, कहता भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या? यह राज्यों के लिए है कि राज्य अपने राज्य में राज्य की संचालन के लिए वो नीति बनाते हैं, ठीक है, और उसके तहत वह कार्य करते हैं। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह आयरलैंड का संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये राज्य की सरकार इस काम का, इस सिद्धांत का पालन या प्रतिपादन करते हैं, ठीक है। कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडली की व्यवस्था एवं निर्वाचन की पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? यह आयरलैंड का संविधान से लिया है। कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचक की जो मंडली है, निर्वाचन मंडली या उसके निर्वाचन की जो पद्धति है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचक मंडली जो होता है, वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उनका चुनाव होता है, ठीक है। तो इस चीज को, इसकी वीडियो बनी है उसमें बढ़िया से समझेंगे। सिर्फ आप इतना ही समझिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह पद्धति, वह प्रक्रिया जो हमारा है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है मित्रों। यह भी प्रश्न पूछता है कभी कभी कि बताइए कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है मित्रों। कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति को यह अधिकार है यह कि वह राज्यसभा में कुछ व्यक्तियों को, कुछ मतलब कितने व्यक्तियों को? 12 व्यक्तियों को, ठीक है, मनोनीत कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह जानिए कि यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या लिया गया है? कि राष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा में जो ख्याति प्राप्त विद्वान व्यक्ति होते हैं उसको मनोनीत कर सकते हैं। अब जानिए कि कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में? तो 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। कितने व्यक्तियों को? 12 व्यक्तियों को। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 250 सदस्य हैं। कितने सदस्य? 250। उनमें से 12 सदस्य जो हैं वह राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, बाकी शेष सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है। वो प्रक्रिया को समझेंगे। तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है?
आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न आता है कि बताएं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में जो कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन करती है, वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर क्या होगा? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो हमारे संविधान में वर्णित है। ठीक है मित्रों, कहता है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ठीक है, तो यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं। अब यहां पर देखेंगे मित्रों कि कनाडा का संविधान है, कनाडा के संविधान से कौन कौन से स्रोत हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले है सरकार की संघीय व्यवस्था। सरकार की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघीय व्यवस्था किसको कहते हैं? यानी कि दो तरह की सरकार होती है। संघात्मक देश है भारत, एक सरकार केंद्र में है और दूसरी सरकार राज्य में है। ठीक है, इसको कहते हैं संघीय सरकार की संघीय व्यवस्था। ठीक है, एक सरकार केंद्र में होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, और एक सरकार राज्यों की होती है जिसके प्रधान को क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं। और दोनों जो होते हैं वो जनता के बेस मत अधिकार के द्वारा निर्वाचित होते हैं। और यह व्यवस्था जो लिया गया है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है मित्रों, अगला कहता है केंद्र के पास सर्वाधिक शक्ति, यानी केंद्र के पास सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक शक्ति है, और वो किससे तुलना कर रहा है? राज्यों से कर रहा है। तो यह किस देश के संविधान से लिया गया? मैं पहले यह जानना है कि किस देश के संविधान से लिया गया है कि केंद्र को सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त है। तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। प्रश्न पूछता है कि केंद्र को सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त है, तो यह हमारे भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर क्या होगा? कनाडा के संविधान से। अब केंद्र को सर्वाधिक शक्तियां किस प्रकार से प्राप्त है? जैसे मैंने बताया, संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है और समवर्ती सूची होता है। यानी कि केंद्र सरकार भी कुछ विषयों पे कानून बनाती है, कुछ विषयों पे राज्य सरकार कानून बनाती है, और कुछ विषय ऐसे हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग अलग कानून बनाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, शिक्षा जो है उसके लिए राज्य सरकार का भी दायित्व है, राज्य सरकार भी की अपनी एक कानून है, और केंद्र सरकार का भी दायित्व है, केंद्र सरकार की भी अपनी नियम कानून है। ठीक है, तो ये दोनों सरकारें बना सकती है, लेकिन अगर दोनों में विवाद हो जाए, यानी राज्य की नीतियों और केंद्र की जो नीतियां हैं दोनों में सामंजस्य नहीं हो रहा है, तो वैसी स्थिति में केंद्र सरकार जो कानून बनाएगा वही सर्वमान्य होगा। इसलिए कहा गया है केंद्र सरकार को सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त है। तो यह किस देश से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है मित्रों, कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरी जानकारी रखना चाहिए। कहता है केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा। अब देखो, राज्य में क्या है? राज्य में दो तरह के प्रधान होते हैं। जिस तरह से केंद्र में दो प्रधान होते हैं उस तरह से राज्यों में भी दो प्रधान होते हैं। केंद्र में दो प्रधान कौन होते हैं? एक प्रधानमंत्री होता है जो शासन अध्यक्ष होता है, दूसरा राष्ट्रपति होता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पूछेगा कि राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। शासन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। शक्तियां जो है, राष्ट्रपति को शक्तियां अधिक है, लेकिन शासन की जो शक्ति है, देश को संचालन करने की जो शक्ति है, वह प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो उस प्रकार से राज्य में भी हमारी दो तरह की प्रधान है, एक जो हमारा एक राज्यपाल है और दूसरा मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री शासन अध्यक्ष होता है राज्य का, और राज्यपाल जो होता है वो राज्य का अध्यक्ष होता है। ठीक है, दोनों चीज को बिल्कुल बढ़िया से समझिए।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? जनता वयस्क मत अधिकार के द्वारा चुनती है। जिस दल को सर्वाधिक मत मिलता है, सर्वाधिक सीटें मिलती है, उसके दल के जो नेता होता है वह मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, बढ़िया से समझ जाइए इसको। वह क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह केंद्र सरकार के द्वारा होती है। केंद्र सरकार ही राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करवाते हैं। ठीक है, उनके अनुशंसा से ही होती है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की अनुशंसा से होती है। तो इस प्रकार का जो प्रावधान हमारा है, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वह किस देश के संविधान से लिया है? तो यह है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है मित्रों, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहता है संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। अभी देखिए, हम लोग पढ़े थे सरकार की संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था मतलब एक केंद्र में सरकार है और दूसरी राज्य में सरकार है। दूसरा हमने क्या देखा कि केंद्र के पास सर्वाधिक शक्तियां हैं। यह भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिए। यहां कहता है संघ और राज्यों के बीच में शक्ति का वितरण, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, केंद्र की शक्तियां हैं वो अलग हैं, राज्य की शक्तियां हैं, राज्य जिस विषय वस्तु पर अपना कानून बनाता है वो अलग है। तो इस प्रकार की व्यवस्था यानी संघ और राज्य के बीच में जो शक्तियों का वितरण किया है, यह व्यवस्था, यह कानून किस देश के संविधान से लिया गया? प्रश्न ये है। तो यह है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है मित्रों, कहता है उच्चतम न्यायालय का परामर्श यानी न्याय का निर्णय यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब इसको समझिए कि उच्चतम न्यायालय का परामर्श क्या होता है। ठीक है, और न्याय निर्णय जब कोई बड़ी विवाद हो, राज्यों के से संबंधित हो या बहुत बड़ी जो सरकार के बीच का चीजें हो, तो लोग परामर्श लेते हैं उच्चतम न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से। और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है उसको मान्य होता है, उसको मानना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर था या बाबरी मस्जिद था, ये बहुत विवाद रहा। तो क्या हुआ? लोगों ने परामर्श लिया किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। और सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन हुआ वह भारतीय जनता को, देश की सरकार को, सभी को मानना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वह किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है मित्रों, अगला देश के संविधान को देखते हैं। अगला देखते हैं मित्रों, जर्मनी के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या सम्मिलित किया गया है। प्यारे मित्रों, आपने अगर अभी तक इस चैनल को, जीवन ज्योति एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत सार्थक हो सकता है। तो देखते हैं मित्रों, जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिए हैं। हमारे संविधान में क्या सम्मिलित किया गया है? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां प्राप्त है। यानी आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्राप्त है, विशेष शक्ति प्राप्त है मौलिक अधिकार से संबंधित। क्या है? राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान में जो मौलिक अधिकार जनता को मिली है, कितने मौलिक अधिकार हैं? मूल संविधान में 7 है और वर्तमान में 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा करके संपत्ति को कानून का अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो यह मौलिक अधिकार स्थगित करने की जो शक्ति है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी के संविधान से लिया गया। क्या लिया गया कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जनता को जो मौलिक अधिकार है उसको वह स्थगित कर सकता है। यह शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। और यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं, हमारा है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है अपने संविधान में। ठीक है, यानी भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन कौन से स्रोत वहां से प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो पहला एक है संविधान संशोधन प्रक्रिया की प्रावधान। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस प्रश्न को कई बार
प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वह किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है। अगला है कि राज्यसभाओं के सदस्यों की निर्वाचन, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसका निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। प्यारे मित्रों, संविधान के जो स्रोत थे मुख्य रूप से दो तरह के स्रोत थे, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक स्रोत जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया और बाहरी स्रोत जो है वह विश्व के 10 बड़े देशों के संविधान से लिया गया। और इस प्रकार से हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान बना है, जो लिखित संविधान है। मैं एक बात कहना चाहूंगा मित्रों, जब हम इतने बड़े संविधान का निर्माण विश्व के देशों के संविधान का नकल करके उसको पढ़ करके और बना सकते हैं, तो प्यारे मित्रों क्यों ना मैं अपने मित्रों को, दोस्तों को, सहयोगियों की सफलता को देखकर, उसकी मेहनत को देख करके हम भी, आप भी कड़ी मेहनत करें और अपने मंजिल को प्राप्त करें, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। जय हिंद।